डॉक्टर रितु, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? यस मैम। ओके, फाइन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गीतिका चौधरी फ्रॉम जीना सीखो। आज हम फिर से मिले हैं लिवर के डिसऑर्डर्स पर बात करने के लिए, जिसके अंदर हम जनरल डिजीजेस के साथ साथ हम लोग मेजर डिजीज पर भी बात करेंगे। लास्ट जो हमारा वेबिनार था उस पर भी हमने लिवर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी। और उन सब में डिस्कशंस के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनके साथ कनेक्ट भी हुआ और उनसे बात भी हुई, और काफ़ी पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स भी हैं उसके बाद, थोड़े चेंजेस जो उनको करवाए गए। तो आई होप कि ये जो वेबिनार रहेगा ये भी हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे लास्ट टाइम की तरह। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो आप 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हो। और साथ ही अगर आप बात नहीं कर सकते हो तो आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। तो जो आप वेबिनार में आप ज्वाइंड हो वहाँ पर एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो आप मैसेज कर सकते हो। तो उससे होगा क्या कि बाई चांस हम फ़ोन पे कनेक्ट नहीं होंगे तो आपके मैं मैसेजेस भी देख करके आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है लिवर डिसऑर्डर्स पर। और आज हम लिवर की कुछ बेसिक बातों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि लिवर का मेन क्या काम होता है। और अगर हम लिवर को स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो हमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लिवर को जानने से पहले हम एक जनरल सी बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अगर हम बहुत सारे मतलब अगर वर्किंग्स की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह ही होती है, जिसके अंदर जैसे कि अगर हम एक कार की बात करें, राइट, अगर आप कोई भी नई कार घर पे लेके आते हो तो आपको पता होता है कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसा उसके अंदर जो है, जैसे इंजन है या फिर आपके कार की सीट्स हैं, शॉकर्स हैं, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। और जिसको आप जब आप यूसेज में लेके आते हो तो आफ्टर सम टाइम नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हर 3 महीने में या 4 महीने में या कुछ किलोमीटर चलने के बाद जो है उस गाड़ी की सर्विसिंग होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी ऐसी ही होती है कि हमारे शरीर के अंदर पहले तो जो शरीर किसी के ऊपर टिका हुआ है, जैसे स्केलेटन है, उस पर हमारा शरीर टिका हुआ है। और उस स्केलेटन के साथ भी बाकी जो मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं बाकी ऑर्गन्स को अपने साथ अटैच करके जोड़े रखने के लिए। और स्केलेटन को भी मसल्स के साथ अटैच करके मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हेल्प मिलती है। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑर्गन्स या ग्लैंड्स हमारे बॉडी में अटैच्ड हैं उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। और रूटीन में सोने से लेके उठने तक, खाना पीने से लेकर के, अगर हम अपने एक्सक्रीशंस की बात करें तो वो सारा फंक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी करती है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई रिमोट कंट्रोल लेके बैठा है और वो रिमोट दबाएगा तो हार्ट चलना शुरू हो जाएगा और या बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है। बट कोई भी आप मैनमेड अगर आप कोई भी चीज डेवलप करते हो, जैसे गाड़ी है या कोई भी किसी भी तरह की मशीन है, तो वो ऑपरेट फिर भी किसी चीज से की जाती है। बट हमारे अंदर एक ऐसा भगवान ने एक ऐसा मशीन बनाई हुई है जो कि खुद ही ऑपरेट करती है खुद को, जिसे हम कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस, यानी कि कुछ हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं वो खुद भी अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं, उसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपके दिल आपसे पूछता नहीं है कि मुझे आज धड़कना है कि नहीं धड़कना। आपके लंग्स आपसे पूछते नहीं है कि अभी मेरे को इनहेल करना है या एक्सहेल करने के लिए अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी है या एक्सपैंड करनी है या नहीं करनी है। ऐसे ही हमारा लीवर भी आपसे पूछता नहीं है, वो सब कुछ डाइजेस्ट करता है। वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, सब कुछ करता है। तो ये अपने आप काम करता रहे उसके लिए कुछ तो चाहिए। वो चाहिए फूड, उसके लिए चाहिए वाटर, उसके लिए चाहिए एयर। तो मेन ये बेसिक तीन ही चीजें हैं जो कि हम एक ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए चाहिए होती हैं। और वो भी अगर अच्छी क्वालिटी की है तो आप अच्छे चलते रहते हो, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है
तो आप बीमार पड़ते हो, और ऐसे ही हमारा लीवर भी बीमार पड़ता है। पर ये लीवर को इतना इंपॉर्टेंस दिया क्यों जाता है, और हम बार बार लीवर की बातें क्यों करते हैं? उसका रीजन ये है कि अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज को, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें, या किसी ऑर्गन की बात करें, या फिर हम रिप्रोडक्टिव किसी ऑर्गन की बात करें, हम जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें, या फिर अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो हर जगह पे जो न्यूट्रिशन है, उसमें उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो लिवर का ही होता है। और बाकी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के फंक्शन को भी बैलेंस करने के लिए आपका लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी ने ही सारी चीजें मैक्सिमम इनिशिएट करनी है। वहीं से ही कुछ एंजाइम्स रिलीज होने हैं, वहीं से हॉर्मोन्स बैलेंस होने हैं। तो आप ये मान के चलो, पूरे बॉडी का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं लिवर के पास होता है। और ये इतना स्ट्रांग ऑर्गन है कि आप कितना भी कुछ गड़बड़ कर लो तो भी ये ऑर्गन खुद को रिवाइव करने की अपनी पूरी पावर रखता है। अब अगर आप अपने इस लीवर को खराब कर लेते हो तो होगा क्या? लीवर खराब तो सारे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिनको भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका पेट हमेशा गड़बड़ रहेगा। ट्रीटमेंट वो हार्ट का चला रहे होते हैं तो उनको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर कभी कभी कब्ज होती है, या फिर इंडाइजेशन वाला रहता ही रहता है। ऐसे ही अगर किडनी फेलियर वाले पेशेंट हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स ऑन ऑफ होती हैं। सेम कोई भी डिसऑर्डर है, यहाँ तक कि जॉइंट्स पेन भी अगर किसी को है, तो भी बहुत सारे लोगों में ये पाया गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। और आप सब लोगों को ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी और बीमारी से बचना चाहते हो तो अपने लीवर को आज ही स्ट्रांग कर लो। और लीवर के लिए भी अगर मैं बात करूं, तो उसके डिजीजेस की अगर हम बात करते हैं, तो मेजरली अगर बात करूं तो लीवर दो तरीके से खराब होता है। या तो कुछ आप उसको इनिशिएट कर रहे हो खराब करने के लिए, यानी कि आप ऐसी चीजों का यूज कर रहे हो जो कि लीवर को खराब करे, जिसमें पैक्ड फूड होते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, जंक फूड होता है, एक्सेस यूज ऑफ सॉल्ट होता है, एक्सेस यूज ऑफ वाइट शुगर होता है, अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारी केमिकल्स बेस्ड मेडिसिन का ओवर यूज करना। ये सब लीवर को खराब करते हैं, यानी कि आप जानबूझ के खुद को खराब कर रहे हो। दूसरा, लीवर कभी कभी खुद भी खराब हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? अब कई लोग बोलते हैं हम तो शराब भी नहीं पीते, हम तो कुछ बाहर का खाना भी नहीं खाते, घर का सब कुछ खाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लीवर तब खराब होता है जब आपकी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर किसी भी इंसान का जो नींद पूरी नहीं हुई, तो बॉडी में उसके मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही कॉर्टिसोल्स लेवल भी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो बाकी के हॉर्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका लिवर डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है। अब जितने भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के जितने भी पेशेंट्स हैं, उसमें एक टॉक्सिक एक कारण तो है कि भाई बाहर से आप कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो। पर कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमने कभी जिंदगी में बाहर का ऐसे ज्यादा खाया ही नहीं, बहुत रेयर खाया है। हमारे से अच्छे तो वो हैं जो ड्रिंक कर लेते हैं और फिर भी उनका लिवर ठीक रहता है। तो ऐसे केस के अंदर हम एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपने अपने रहन सहन पे भी ध्यान अच्छे से नहीं दिया तो भी आपका लिवर खराब हो सकता है। और आज के समय में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमनली पाई गई हैं। और इससे रिलेटेड अभी फेसबुक, इंस्टा कुछ भी खोलोगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। बट एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने ही पड़ेंगे, तो ही आप अपने लीवर को ठीक कर सकते हो, उसे रिवर्स कर सकते हो। अदरवाइज होता क्या है, कुछ लोग एक नॉर्मल ट्रीटमेंट, अपना केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और बाद में जा करके वो रिवर्स नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना भी ज्यादा दिमाग चलाते हैं और कुछ और चीजें करते रहते हैं, और फिर भी उनको एंड में जब रिजल्ट नहीं आता, फिर इमरजेंसी में उनको
केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लेट आते हैं, सारा कुछ शरीर पे अप्लाई कर लेंगे और फिर फाइनली आएंगे आयुर्वेद में, जी अब हमें ठीक कर दो। ऐसे कैसे ठीक कर दो? ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम पे ही अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है जीआईटी रिलेटेड, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड, अगर कोई ऐसा इशू दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली पहले नेचुरली ट्रीट कराना चाहिए। और उसमें भी पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के ये देखना चाहिए कि आपका जो डिजीज है वो किस लेवल का है। वो कम है मतलब बहुत माइल्ड है लेवल का, या मॉडरेट लेवल का है, या सीवियर लेवल का है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए। आपको डायरेक्टली सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए, या केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट अभी इमरजेंसी में लेना चाहिए, या इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के साथ अपने आप को ट्रीट करते हुए और फाइनली आयुर्वेद या फिर होम्योपैथ जो भी आपको ओके लगता है, जो आपको सुटेबल है, अच्छा लगता है, उस ट्रीटमेंट से कंटिन्यू करके जो है आपको करना है। अब ये अच्छे लगने का डेफिनेशन ये नहीं है कि नहीं मेरा होम्योपैथी मेरे को ट्रस्ट है जी तो मैं उस पे करूंगा। अच्छे लगने का मतलब है आपके बॉडी पे कौन सी मेडिसिन सूट कर रही है, कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, उसके ऊपर काम करना। हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, हम अपने पेशेंट्स में हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स भी हैं। तो आपकी हम जब कंसल्टेशन कराते हैं या फिर जब आपसे बात होती है तो हम अलग अलग डॉक्टर से डिस्कस करते हैं आपका केस, और जो बेस्ट आपके लिए होता है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जब आपको हम वो मेडिसिन या जो चीज़ें आपको दी जाती हैं उसको फॉलो करते हो आप लोग, तो आपको रिजल्ट भी आते हैं। तो वो रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, उसका रीजन ही यही है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से जब हम मल्टीपल ऑप्शंस को फॉलो करते हुए आपको ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और ट्रीटमेंट यही होना चाहिए, कोई आयुर्वेद नहीं, कोई एलोपैथ नहीं, कोई होम्योपैथ नहीं, कोई नेचुरोपैथ नहीं। आपके बॉडी के लिए आपकी डिजीज के अकॉर्डिंगली आज के समय में क्या बेस्ट है वो हमें करना पड़ता है। और जब करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट उसके लिए एक ही चीज जरूरी होती है कि एक छत के नीचे ये सब अवेलेबिलिटी हो। नहीं तो होता क्या है, कभी कभी पेशेंट्स होते हैं वो एक जगह आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अलग से जा रहे होते हैं, होम्योपैथी के पास अलग से जा रहे होते हैं, एलोपैथी डॉक्टर से अलग कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वो ऐसे कंसल्टेशन में ही परेशान हो जाते हैं। तो हमारे पास सारा सिस्टम एक ही जगह पे अवेलेबल होता है, और उसमें हम पेशेंट की पूरी डिटेल लेकर के डिस्कस करके तभी आपका जो है ट्रीटमेंट आगे होता है। और अभी तो हमारी इतनी ज़्यादा डॉक्टर्स की भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सीएमईज होते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं डॉक्टर्स की, जिसके अंदर सभी डॉक्टर्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और सब अपने जो है अकॉर्डिंगली जिस तरीके से एक बेसिक प्रोटोकॉल्स के साथ जब हम काम करते हैं तो सबको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता ही होती हैं कि ये चीज़ किस चीज़ में होगा। क्योंकि अब इतना हमारे को आप मान के चलो इट्स बीन अ डिकेड, मोर देन अ डिकेड, जिसमें हम ये पेशेंट्स देख रहे हैं और उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि अभी 10 पेशेंट आए तो 10 में 10 बोले कि वाह हम बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता। 10 में से 6 बोलते हैं बिल्कुल ठीक हो गए, 2-3 बोलते हैं हमें अभी थोड़ा कम रिजल्ट है, कुछ ऐसे बोलते हैं नहीं मेरे को 10% ही मुश्किल से रिजल्ट आया है, और कुछ ऐसे पेशेंट भी बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ रिजल्ट नहीं आया। ऐसा भी होता है। फिर हम उसके अंदर कोई ना कोई ट्रीटमेंट या कोई थेरेपीज वगैरह हम चेंज करके हम उसको थोड़ा सा उसकी जो बॉडी है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो तो हम जो वेबिनार में ये चीजें डिस्कस करते हैं वो आपकी क्लैरिटी के लिए करते हैं कि दिस इज नॉट कि हाँ हमें सुनो और हमारे सेंटर पे आओ और ट्रीटमेंट कराने आ जाओ या हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम आपको इसलिए गाइड करते हैं कि हम यहाँ एक्चुअल क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट ठीक होता है उसकी टेस्टिमनीज होते हैं, आप देखते भी हो, तो आपको सब पॉजिटिव चीजें दिख रही होती हैं, सारा अच्छा अच्छा ही दिख रहा होता है, अच्छा है अच्छा है सब अच्छा है। हाँ सब कुछ अच्छा है, बट हर एक चीज के कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट में हर्डल्स भी आते हैं। और कभी कभी पेशेंट भी समटाइम्स हमारे साथ इतने कोऑपरेटिव नहीं होते तो भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दे आर सो मेनी थिंग्स जिसके बिहाफ पे कैटेगराइज होता है कि हाँ ये पेशेंट को इतना परसेंट रिजल्ट आ सकता है, इसको इतना, इसको इतना, और उस प्रोग्नोसिस को लेते हुए हम पेशेंट को रिवर्सल की तरफ लेके जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया लीवर की तो खुद की ही रिवर्सल करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सो अगर
आप नेचुरली, अभी नई नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो आप उसको वैसे भी ठीक कर सकते हो, और अगर कोई बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। पर उसको टाइम टू टाइम क्या हमें जो है उसको रिजल्ट देना है या कैसे देना है, वो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग के थ्रू ही होता है। और कुछ पेशेंट्स को हम नॉर्मल डाइट लाइफस्टाइल से भी ठीक करते हैं, कुछ पेशेंट को डाइट लाइफस्टाइल प्लस मेडिसिन से भी ठीक करते हैं, कुछ लोगों को डाइट लाइफस्टाइल मेडिसिन प्लस पंचकर्मा के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं उसके साथ भी हमें ट्रीट करना पड़ता है, और कुछ पेशेंट में हमें डिटॉक्सिफिकेशन करा के भी बेटर करना पड़ता है। और यही नहीं, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिसके अंदर फैमिली में लिवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आई होती हैं, और वो फैमिली दर फैमिली चल ही रहा है। कोई बोलता है कि भी मेरे तो फादर को था, उससे पहले मेरे एक फैमिली में ही उनके ब्रदर है उनको था, या उनके भी फादर को था। तो आपको ना आए उसकी भी तैयारी यहाँ करवाई जाती है, और उसके लिए भी आपके जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक नया एक टेस्ट भी है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज भी हो रहा है, जिसमें हम जेनेटिक कुछ टेस्टिंग्स वगैरह हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए भी टेस्टिंग्स जो हैं वो करेंगे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि भाई ये स्ट्रैंड मेरे अंदर है, तो आज मैं उसको ठीक कर लूंगा तो ये वाली प्रॉब्लम जो मेरे फादर या मदर में आई वो मुझे नहीं आएगी। तो ये सब चीजें भी हम इस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, ताकि हम पूरे भारत को डिजीज फ्री बना सकें और ऐसा कर सकें कि ज्यादा हमें केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स पे डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। क्योंकि अगर हम एवरेज एज की बात करें तो हमारे इंडिया में 60-65 ही हमारी एवरेज एज रह गई है, जो कि अगर मैं पुरानी बात करूं तो 100 साल जीना तो बहुत एक कॉमन बात थी हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग। पर अगर हम 60-65 ही रह गए, यानी कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अगर 100 ईयर्स मिनिमम जीना है, मतलब एक करते हैं तो आप 60% ही जी पा रहे हो। तो जब तक आपको सारा पैसा कमा के सब कुछ अपना करके आपको जिंदगी जीने का टाइम आया था, उतने में तो आप चल जाते हो। तो लॉन्ग लाइफ जीने के लिए अपने लीवर को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए नहीं है, ये आपको अपने बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ेगा। बचपन मतलब जब एक बच्चा स्कूल जाने लगता है तब से उसको ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये पैक्ड प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, चिप्स बाहर के नहीं खाने हैं, बिस्किट्स नहीं खाने हैं, आपको मोबाइल्स यूज नहीं करना है, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। आजकल इन सब चीजों के लिए काउंसलर्स आ गए हैं, बट आपको ये चीज पे फोकस करना है कि ये सारी चीजों की जो एजुकेशन है वो अपने घर में शुरू से लेके आनी है, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सके। राइट। सो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के, तो मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद सबसे बात करती हूँ। जिसमें अगर हम बात करें तो फैटी लीवर के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, कि फैटी लीवर का कोई उपाय बताइए। पेट में सर में दर्द होता है, फैटी लिवर भी है। ओके, तो आप रुड़की से बोल रहे हैं मैम, तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपका पहले हमें एलएफटी वगैरह देखना पड़ेगा, लिवर फंक्शन कैसा काम कर रहा है। और सर में दर्द रहता है तो कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हेडेक्स जो हैं लोगों में रहते हैं। तो आपको अपना लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना है और अपना एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको गाइड भी करेंगे क्या आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है, फैटी लिवर का ट्रीटमेंट मैंने किया है बट पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द रहता है। ओके, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं अगेन मैं कह रही हूँ कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट लेने के बाद, देखो ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है शमन चिकित्सा, एक होती है शोधन चिकित्सा। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक घर है, एक घर के अंदर आपको शिफ्ट करना है, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, पहले वहां पे पूरी सफाई करा लेते हो, और वहां पे कोई थोड़ी बहुत कोई टूट फूट है उसको ठीक कराने के बाद आप शिफ्ट करते हो, तो ज्यादा बेटर होता है। बट अगर आप डायरेक्टली वहां शिफ्ट कर लो तो होगा क्या कि जो शिफ्टिंग आपकी 5 दिन 7 दिन में हो सकती थी, उसको होने में 2 महीने भी लग सकते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट कर रहे हो कि भाई अगर मैं सिर्फ दवाइयां खा लूं और उससे बेटर हो जाऊं, और फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स कि शरीर में कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिन जरूर है जो कि मेडिसिन की पकड़ में नहीं आ रहा, या फिर वो ट्रीट नहीं हो रहा। तो उस केस में एक ही ऑप्शन होता है, उसे पकड़ के शरीर से बाहर निकाल दो।
और उसको बाहर निकालने का सबसे बड़ा ऑप्शन होता है हमारे पास, दैट इज पंचकर्मा। आयुर्वेद में जैसे एलोपैथी में जब कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट या आउटग्रोथ ही एक्स्ट्रा होती है तो क्या सर्जन्स क्या करते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में ये प्रोसीजर तो है ही, उसके साथ पंचकर्मा का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें हम थ्रू मेडिसिन, थ्रू थेरेपीज उन टॉक्सिन्स को कोष्ठ में ला करके शरीर से बाहर फेंक देते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, आप इस वीडियो को प्ले कीजिए, जिसमें डॉक्टर नरेश त्रिहान है जो कि मेदांता में हेड है, और उन्होंने एक वेदांता में एक पंचकर्मा का एक पूरा एक सेटअप रेडी किया है ऐसे लोगों के लिए जो एलोपैथी में ठीक नहीं हो रहे थे, और साथ में उनका पंचकर्मा भी वो लोग वहां पे करवाते हैं। तो एक बार चलाइए मैम। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. डॉक्टर सरीन का एक वीडियो है डॉक्टर साहब, वो भी चला दो एक। नेक्स्ट भी कर दो, नेक्स्ट भी इनका, इससे नेक्स्ट, हाँ ये वाला, हाँ। I totally endorse what Dr. Trehan says. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life, Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. eating what was not original to us? Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up, you have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snacks. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. अब डॉक्टर सरीन जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और जिनको पद्म भूषण भी मिला है सरकार की तरफ से, वो भी अगर ये बात कह रहे हैं जो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, तो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मेरी बातों के ऊपर आपको लगता है कि नहीं ये शायद हमें इसलिए बोल रहे हैं कि आओ हमारे पास आके ट्रीटमेंट कराओ, तो आप इनकी बातों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत बड़े एक न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। तो ये जो डिस्कशन है आज का, दिस इज नॉट कि आप आके ट्रीटमेंट कराओ, इसका मतलब ये है कि आपको अपने शरीर के लिए करना क्या चाहिए। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, चाहे आप कहीं से भी करवाएं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जो भी पेशेंट्स आप लोग मैसेज कर रहे हो फैटी लिवर और इन सब चीजों के बारे में, अगर ये नॉर्मली मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको पंचकर्मा कराना ही है। और अगर आप वो करवाओगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने पंचकर्मा कराया और फिर आप रूटीन की डाइट में आ गए और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, पंचकर्मा के बाद भी आपको अलग तरीके से डाइट गाइड की जाती है, आपको 6-7 दिन वो फॉलो करनी पड़ती है बहुत स्ट्रिक्टली, और उसके बाद आपको जो डाइट लाइफस्टाइल आपको बताया जाता है उसको फॉलो करोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन है कि चेस्ट में पेट में पेन रहता है और वीकनेस लगता है, तो अगर देखो चेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी करवाने पड़ेंगे। बट नॉर्मली कभी कभी लोगों को गैस्ट्राइटिस की वजह से भी चेस्ट पेन होता है, तो वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके या तो हमें पता चलेगा या फिर हमें आपका टेस्ट करा के पता चलेगा। तो अगर आपने टेस्ट करवाए होंगे तो नंबर आपको दिखा देते हैं, डॉक्टर रितु नंबर शो कर दीजिए, 17710371037, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, और आपको कॉल बैक आ जाएगा और दे विल गाइड यू कि आपको जो है क्या करना है आगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाइल डक्ट में अगर स्टोन है,
इन्होंने क्वेश्चन किया है कि 5 से 7 किलो इनका जो वजन है वो कम हो गया है, लूज मोशन अभी हो रहे हैं, मॉर्निंग मोशन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अनीमा ले सकते हैं क्या? देखो, अगर बाइल डक्ट में स्टोन है तो ऐसे अपने आप से ट्रीटमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टेड है और आपको इसमें अपने बिलीरुबिन लेवल जो है चेक करवाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसे केस में अपने आप घर पे ट्रीटमेंट नहीं करते होते, तो आपको तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के थ्रू ही सब करवाना चाहिए। अपने आप मत करो, क्योंकि ऑलरेडी इतने इमोशंस और ऊपर से गर्मियां हैं, फिर डिहाइड्रेशन और ये सब चीजें होंगी, सो आप उसको घर पे मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो इसके लिए आप डेफिनेटली कांटेक्ट करो और अकॉर्डिंगली यहाँ पे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में आप ट्रीटमेंट करवाइए। एक और है हमारे पास एक पेशेंट, उन्होंने बोला है कि हमारे लिवर में इन्फेक्शन है और गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं आज गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता है नहीं निकलता, कैसे निकलता है? तो देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो किडनी स्टोन है और गॉल ब्लैडर स्टोन है, दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जो किडनी का स्टोन है वो तो बनता है आपके ब्लड के अंदर कुछ जितने भी हमारा टॉक्सिन्स हैं, अगर वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं होते और वो कहीं ना कहीं हमारे किडनीज में अगर जम जाएं, तो उसकी वजह से स्टोन्स जो हैं वो किडनी में बनते हैं। पर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन तब बनता है जब आपके लीवर में से जो जूसेस निकल रहे हैं, यानी कि लीवर से एक जूस निकलता है जिसे कहते हैं बाइल जूस, और वो अगर आपका डिपॉजिट हो, राइट, वो निकल के आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और वहां पर जब वो इकट्ठा पड़ा रहे और उसके अंदर कुछ ऐसे कचरा हो, जो कि फैट का भी हो सकता है, पिगमेंट्स का भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल्स का भी हो सकता है, या कभी कभी कैल्शियम मैग्नीशियम के भी वो स्टोन्स हो सकते हैं, तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे, जैसे सेडिमेंट होता है, जैसे पानी की टंकी होती है उसके अंदर पानी भरते हैं, तो कभी कभी उसके नीचे भी 1-2 महीने के बाद कुछ ना कुछ कचरा जम जाता है। वो क्या होता है कि उस वाटर के अंदर जो सेडी कोई भी ऐसा पार्टिकल है, मिनरल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से बाइल जूसेस के अंदर जो पिगमेंट्स वगैरह हैं वो भी बैठ जाते हैं। और ये उन लोगों में होता है जो ज्यादा फैटी ऑयली खाते हैं, जिनको इंडाइजेशन होता है, या फिर सिटिंग जिनका जॉब होता है, या फिर वो टाइम पे खाना नहीं खाते, जो लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, या फिर जिनका खाने का टाइमिंग ठीक नहीं है, उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन जरूर होती है। क्यों? क्योंकि जब बाइल जूस, जब अगर हमारा खाने का टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का या ब्रेकफास्ट डिनर का, तो होता क्या है, हमारे बॉडी को पहले से पता होता है कि कब बाइल जूस प्रोड्यूस करना है और कब आपको उसको रिलीज करना है। पर आप हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहते हो, तो होता क्या है, बॉडी बार बार ये अपना फंक्शन करती है और उतना कभी कभी बाइल जूस हमारा प्रोड्यूस भी नहीं होता, या फिर कभी कभी जब आप बिना टाइम के खाना पीना अपना करते हो, तो वो वहीं पे डिपॉजिट रहता है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। तो होता क्या है कि वहां पे पड़ा रहने की वजह से वहां पे कुछ कचरा जमते रहता है और इकट्ठा होते 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 वो पथरियों में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर होता क्या है, आपको पेन होती है, गैस्ट्राइटिस होता है, नोजिया होता है, चक्कर आने लग जाते हैं कई लोगों को। आपको जो है पेन राइट साइड से पीछे की तरफ ट्रैवल करता हुआ कंधे की तरफ आपका पेन जाता है। तो इस तरीके के आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो उस केस में हम लोग गॉल ब्लैडर की फ्लशिंग कराते हैं। उसमें फ्लशिंग में क्या होता है, लीवर की फ्लशिंग भी होती है, गॉल ब्लैडर की भी फ्लशिंग होती है। और उसमें हम हर 5 डेज या 7 डेज पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ लूज मोशंस पेशेंट्स को देते हैं, बट वो भी मेडिकेटेड होते हैं और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में होते हैं। और उसके अंदर हम जो स्टूल भी पेशेंट को कराते हैं, छलनी के ऊपर कराते हैं, ताकि उसके ऊपर जो कचरा है वो निकल के हमें पता चले। और उन स्टोन्स को जब हम सैंपल करते हैं तो लीवर के कुछ स्टोन्स भी आते हैं, तो हमें एक्चुअल में कंसिस्टेंसी पता चलती है कि वो स्टोन किस चीज का है, और उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आगे चेंज करते हुए पेशेंट्स को रिकवर करते हैं। अब नॉर्मली इसमें हमें करना तो यही चाहिए कि नेचुरली ट्रीटमेंट करके हमें इसे ठीक करना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, आपके जो बाइल डक्ट है ना, वहां पे कभी कभी स्टोन छोटे छोटे फंस जाते हैं। और फिर होता क्या है, जब बाइल वहां पे निकलेगा, तो वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो वहीं पे बढ़ता चला जाएगा। और ब्लड में होता क्या है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है, फिर आपको जॉन्डिस के सिम्टम आते हैं। उस केस में डॉक्टर कहते हैं ये सब नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपको तो फिर जॉन्डिस हो जाएगा। तो इस केस में हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। इसीलिए जैसे कि पीछे मेरे को एक पेशेंट ने
एक मैसेज किया है, उसमें लिखा है कि हम घर पे कर लें, तो घर पे नहीं करना, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और जिन पेशेंट ने अभी मेरे से क्वेश्चन किया है कि इन्फेक्शन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो पहले आपका इन्फेक्शन थोड़ा बेटर करेंगे, डाइट में चेंजेस करेंगे, फिर गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करते हैं कि उसको कैसे फ्लश कराया जाए। टाइम लगता है इसके अंदर, ऐसे मत सोचना कि 2-3 महीने में हो जाएगा, कभी कभी 6 महीने भी लगते हैं, साल भी लगता है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपका ब्लैडर अच्छा हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लामेशन ना हो, एवरीथिंग सब अच्छा हो, तो कभी कभी 20-20 साल, 25-25 साल स्टोन पड़ा रहता है, आपको कुछ नहीं कहता, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बट नॉर्मली डॉक्टर्स एक सॉलिटरी छोटा सा 2 mm का, 5 mm का स्टोन है, उसके लिए भी सर्जरी सर्जरी बोल देते हैं कॉलेसिस्टेक्टमी करा लो। तो वो नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि आप मानोगे तो है नहीं, हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ तो खाओगे ही, है ना? तो फिर बाइल कहाँ से आएगा? लीवर ने तो एक बार प्रोड्यूस किया, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया, और जब ऐसे बार बार खाओगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। नॉर्मली गॉल ब्लैडर स्टोन जिनका रिमूव हुआ है, सॉरी, जिनका ब्लैडर रिमूव हुआ है, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, उनको बाद में भी ये सारी नोजिया वॉमिटिंग वाली कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली सबको होती हैं। तो वो ज्यादा आप जाते हो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बोलते हैं अभी इसको निकलवा दो, 20,000 का ऑपरेशन होना है, करा लो, क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो? तो आप उस 20,000 के चक्कर में गॉल ब्लैडर कहते हो निकाल देते हो, क्योंकि वो बोला जाता है वो काम का नहीं होता। काम का नहीं होता तो भगवान ने बना के क्यों भेजा है हमारे शरीर में, है ना? तो प्लीज, आप अपने का आपका शरीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जब आप बूढ़े होगे या 40s में जाओगे, तब जब डाइजेशन पुअर होगा तो इस गॉल ब्लैडर की बड़ी जरूरत पड़ती है। और उस टाइम पे फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब आपके डाइजेशन इश्यूज ठीक नहीं होते। तो गॉल ब्लैडर बहुत जरूरी होता है। बट सर्जरी सर्जरी को मैं इसमें ऑफेंड नहीं करूंगी, क्योंकि कभी कभी किसी केसेस में केस बहुत ज्यादा खराब होता है, उसमें निकालना पड़ता है। बट वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत ज्यादा केसेस नहीं होते। नॉर्मल केसेस में ये नहीं करना होता, नॉर्मल केसेस में खुद को ठीक करना होता है, तो आप लोगों को यही करना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास पेशेंट ने क्वेश्चन किया है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, देखिए, आप हमारे साथ बात करिए पर्सनली। हेपेटाइटिस बी सिर्फ एक वायरल डिजीज तो है ही, चलो, इसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, लीवर फेलियर्स तक होते हैं। पर आपकी क्या कंडीशन है, आपका क्या वायरल लोड है, एंटीबॉडीज कितने हैं, एंटीजन क्या है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, कोर एंटीजन वगैरह ये सब क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। बट अगर स्टार्टिंग केसेस हैं तो स्टार्टिंग केसेस में तो ये बेटर हो सकता है, बट लेटर स्टेजेस के अंदर ये सिर्फ बेटर हो सकता है, 100% क्योर बहुत मुश्किल से होता है। बट फिर भी कुछ पेशेंट्स लंबा ट्रीटमेंट करते हैं और वो काफी बेटर भी हो जाते हैं। पर आपको इसको रिवर्सल पे 100% ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आज लीवर डैमेज नहीं हुआ तो फ्यूचर में तो 100% चांस है वो होगा ही होगा। तो आपको इस चीज में ध्यान भी रखना है, राइट? तो इस पे आप प्रॉपरली अगर आप फोकस करके चलोगे तो होगा। बट इसके लिए हम वेबिनार पे अगर बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। तो आप एक बार डॉक्टर से पर्सनली बात कीजिए, तो दे विल एक्सप्लेन आपके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैसा है। बाकी लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, हेपेटाइटिस बी इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ वायरस, हमारे बॉडी में आ जाता है। वो कैसे आता है? आपके ब्लड बॉर्न, मतलब आपके ब्लड के कांटेक्ट के साथ, कभी सिरिंजेस के एक्सचेंज से, टॉवल एक्सचेंज से, आपके यूटेंसिल्स वगैरह अगर एक साथ हो, आपको कोई कट लगा हुआ हो, या फिर जो इन्फेक्टेड है उसके साथ आप इन टच में आ जाते हो, तो इन केसेस में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस जो है वो फैलने के चांसेस होते हैं। बट इसमें आइसोलेशन एक अच्छा ऑप्शन होता है, वो आप रखो, प्रिकॉशन रखो तो ठीक रहता है। दूसरी चीज, अगर ये है तो वायरल लोड बॉडी में कितना हो रहा है। आजकल एलोपैथी में भी काफी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं इसके लिए, बट उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि पेशेंट्स को जीआईटी अपसेट और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस केस में हम लोग आयुर्वेदिक जब सपोर्ट साइड बाय साइड चलाते हैं तो लीवर डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो कई पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बट ये रिजॉल्वेबल है। रिजॉल्वेबल मतलब रिवर्सल 100% तो नहीं कह सकते, बट हाँ, बहुत हाई वायरल लोड्स को आप कम कर सकते हो, और इसके साथ जिंदगी भर अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो बड़े आराम से आयुर्वेद की मदद से। तो अगर आपको इससे रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ कांटेक्ट करना है। और अगर आप हेल्दी हो तो ये आगे ना बढ़े, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीजें आपको डॉक्टर से सीखनी है। तो अगर आप हमारे डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो हिपैटोलॉजी के जो डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करके आपको सारा गाइड भी कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है लीवर सिरोसिस का क्वेश्चन है। लीवर सिरोसिस के बारे में हम बात करेंगे।
देखो, लीवर सिरोसिस क्या है बेसिकली, जब भी कभी किसी के लीवर में, यानी कि अगर आप कभी भी इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी ये सब रहता है, या लीवर में कोई भी डैमेज होता है, तो सबसे पहले फैटी लीवर आता है। तो फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4 तक फाइनली जाके फिर वो फाइब्रोस कंडीशन में जाता है, और फाइनली सिरोसिस की कंडीशन जो है वो आती है। तो पहले तो लीवर में ना फैट आता है, फैट इकट्ठा होता है, डॉक्टर आपको बार बार बोलते रहते हैं अब तो फैटी लीवर 1 हो गया, 2 हो गया, तेल वाला खाना कम करो, बाहर का खाना बंद करो। कुछ इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनका कंडीशन फिर वो फाइब्रोसिस कंडीशन में आ जाता है। फाइब्रोसिस कंडीशन कैसे होती है, लीवर के ऊपर बड़े बड़े ऐसे मोटे मोटे छाले जैसे दिखने लग जाते हैं, तो वो फाइब्रोस कंडीशन होती है। और अगर आपने उस कंडीशन में भी उसको ट्रीट नहीं किया तो वो फर्दर फिर वो इन्फ्लामेशन के बाद वो श्रिंक कर देता है, मतलब ऑर्गन जो आपका जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है, और फिर वो श्रिंक करना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं लीवर सिरोसिस। यानी कि हमारे बॉडी में, ये एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, लीवर बताता है कि ये कि हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होगी ना, पहले वो सूजन क्रिएट करेगी, पहले वो सूजेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जब आप कभी भी आग लगाते हो किसी चीज को, तो वो पहले एक बार को थोड़ी सी फूलती है, और फिर उसके बाद पूरा श्रिंक होके खत्म हो जाती है और बिल्कुल हार्ड हो जाती है। इसी तरीके से जब हमारे लीवर में या किसी भी ऑर्गन में डैमेज होता है, तो पहले वहां पे इन्फ्लामेशन आती हैं। इन्फ्लामेशन क्यों आती हैं, वो इसलिए आती है क्योंकि वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करती है। जब भी हमारे बॉडी में कोई डैमेज होना होता है, सबसे पहले इम्यूनिटी काम करती है और वहां पे इन्फ्लामेशन ले आती है। और इन्फ्लेमेशन लाने का मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी इम्यून सेल्स हैं वहां पहुंचेंगे उसकी हीलिंग करने के लिए। उस टाइम पे आपको सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, नेचुरल या हर्बल मेडिसिन की। अगर आप उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं देते हो, तो बॉडी भी, इम्यूनिटी भी थक थक के थोड़े टाइम के बाद वीक हो जाती है, और फिर आप सिरोसिस कंडीशन में जाते ही जाते हो। तो आपको हमेशा अपने बॉडी को सपोर्ट जरूर देना चाहिए। इसका मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ पेशेंट को, कि जितने भी मजदूर होते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली उनकी हैबिट होती है कि वो अपने कंधे पे पूरा भार उठा के नॉर्मली चलते रहते हैं। पर एक टाइम जरूर ऐसा आता है कि जब बूढ़े भी हो जाते हैं और फिर जब ये काम करें तो उनको चोट लगती है, या फिर उनके कोई बैकबोन में, स्पाइन में या ऐसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ही अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बॉडी पहले तो इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ शो करेगी, और उसके बाद अगर आपने उसको ध्यान नहीं, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मिटी भी आ जाती है जो रिवर्स नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर कोई भी मजदूर है, अगर वो ऐसे कंधे पे बोझा उठा रहा है, तो अगर वो रूटीन में अपने कोई हल्की फुल्की मसाज बॉडी पे ना ले, या फिर हल्की फुल्की कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऐसे ना करे, तो और डाइट भी अच्छे से ना ले, तो होगा क्या, एक टाइम जरूर आएगा जब उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो सकती है, या फिर उसको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। जो कि आजकल L4 L5 बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, या ड्राइवर्स जो हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर ऐसी फीमेल्स हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और उनका सिटिंग जॉब रहता है, तो उनके उनको L4 L5 में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पीछे अभी एक पेशेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आपको ट्रीटमेंट वेरी फर्स्ट डे से करना चाहिए कि आज ये प्रॉब्लम हुई तो नेचुरली मैं इसको कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं उस पर काम करो, और अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो उसी को ही आप कंटिन्यू करके आगे का रिजल्ट। सो आप इसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज ले लेते हैं, डॉक्टर रितु। यस मैम। नित्यम सिंह जी, भूप सिंह, सुदेश रानी जी। जी। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। हाँ जी सर बताइए। भूप सिंह बात कर रहा हूँ मैम, डिस्ट्रिक्ट बरेली से, यूपी से। हाँ जी सर बताइए। मैम हेपेटाइटिस बी हमारा पॉजिटिव आया है। ओके, अभी अभी आया है। अभी हाँ, मैंने नहीं, लास्ट ईयर। ओके। तो इसमें मैंने वायरल लोड कराया था, मेरा 1100 है। 1100 है। जी। ओके ठीक है, और इसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडीज करवाए हैं आपने? मैम एंटीजन एंटीबॉडी तो शायद पता नहीं, लेकिन वायरल लोड कराया था और फाइब्रो स्कैन कराया था। ओके, तो फाइब्रो स्कैन में क्या आया रिजल्ट आपका?
आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भूप सिंह जी? केपीए मैम बढ़ा हुआ है केपीए। कितना है? अभी बस एक सेकंड रुकिए। म्यूट कर दो, अनम्यूट करो। जी मैम बस एक मिनट बस मैंने खोल लिया रिपोर्ट। मैम इसका केपीए है 8.7। हाँ, तो अभी तो स्टार्टिंग है, इतना अभी फर्स्ट स्टेज में ही है फाइब्रोसिस, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। फाइब्रोसिस की बात कर रही हूँ अभी। आप एक काम कर सकते हो, देखो आपको, आप ही के थ्रू मैं बाकी लोगों को भी बता देती हूँ हम जी लोग डिटॉक्स कैसे करते हैं। जी देखो, वायरस को किल करने के लिए एज सच अगर हम बात करें तो देर आर सो मेनी हर्ब्स जो कि वायरस को किल करने में हेल्प करती हैं या फिर उसको इनएक्टिव करने में हेल्प करती हैं। अगर वो इनएक्टिव भी हो जाएं तो होगा क्या कि वो आपके लिवर को डैमेज नहीं कर पाएंगे या फिर जी आपके बॉडी के और ऑर्गन्स को डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कुछ हर्ब्स के थ्रू हम आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। बहुत सारी ऐसी बस्तियां होती हैं जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं, प्लस विरेचन या वमन पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं। उससे होता क्या है कि जब आप एक प्रॉपर डाइट और उन हर्ब्स के साथ आप पूरा अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हो, तो उसके बाद जब आपका वायरल लोड हम रिपीट कराते हैं आफ्टर 1 मंथ, तो उसमें काफी अच्छा जो है रिजल्ट भी आता है। प्लस अगर आपकी डिजीज कोई प्रोग्रेस हो रही है तो वो आपकी जो है रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। तो आपके केस में अभी फाइब्रोसिस स्टार्ट हुआ है, इसको आप बेटर कर सकते हो और ये मैक्सिमम 1 से 2 महीने में मुझे लगता है रिजॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? जी बट अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूं तो वो नेगेटिव आने की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर जी आज आपने फाइब्रोसिस पे काम नहीं किया तो सिरोसिस हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। जी ठीक है, क्योंकि कुछ डिजीजेस तो इंटरनल कोई फंक्शनल अनॉमलिटी की वजह से या फिर अगर कोई बाहरी खान पान की वजह से उसको तो आप फिर भी ठीक कर सकते हो। पर वायरस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो एवरी सेकेंड बहुत मल्टीप्लाई करता है जी और वो आपके पूरे ब्लड में ही घूम रहा है। ठीक है, तो हम आपका पूरा ब्लड नहीं साफ कर सकते कंप्लीट, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें एक भी रह गया तो वो करोड़ों कितने हो जाएंगे, कितने सेकंड्स में हमें नहीं पता। तो आप ये सोचो कि वो हर सेकंड बढ़ भी रहे हैं और आप उसी टाइम पे उसको खत्म भी कर रहे हो। तो ये वायरल लोड कभी कभी पेशेंट में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, पर आप में अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर ये डैमेज स्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स ये एग्रेसिवली काम कर रहा है अंदर। तो आपने इस वायरस की जो कैपेबिलिटी है उसको कम करना है। उसके लिए हर्ब्स आती हैं बहुत सारी, जिसके अंदर जो है जैसे कालमेघ है, बड़ा अच्छा काम करता है कालमेघ वायरस को खत्म करने के लिए। तो जी वैसे हो गया, कुछ ऐसे ब्लड प्योरीफायर्स होते हैं जैसे महामंजिष्ठ हो गया, वो बड़ा अच्छा काम करता है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, इसमें बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो वो हम लोग जब पेशेंट्स को देते हैं थ्रू एनल रूट या फिर बॉडी पे लेप करके या धारा के फॉर्म में, तो बहुत अच्छे पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट? आप कहाँ से बात कर रहे हो? बरेली से ना? जी मैम। तो आप हमारे शुद्धिग्राम हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हो या लखनऊ भी जा सकते हो। अच्छा मैम यहाँ पे जो बरेली में भी आपका क्लिनिक है ना एक छोटा? हाँ, क्लिनिक है, बट आपका क्लिनिक से ट्रीटमेंट नहीं होगा। जी आपको डिटॉक्स ही कराना पड़ेगा और साल में कम से कम 2 बार जरूर करवाना है और अपने तो सारे मैं पैरामीटर चेक करवाते रहने हैं। तो मैम डिटॉक्स के लिए एडमिट होना होगा क्या, या आप एडमिट भी दवाइयों हो से? सकते हो या फिर आप डे केयर भी कर सकते हो, वहां पे आप बाहर कहीं रह के आप जाके ट्रीटमेंट करा के वापस आ सकते हो। कई लोगों के रिलेटिव्स होते हैं हमारे सेंटर्स के आसपास, वहां पे जाके वो रहते हैं, डे केयर भी करा के आ सकते हैं, ऐसा भी होता है। जी जी ठीक है, तो आप एक जी काम जी करिए, अपना नाम फोन नंबर लिख के
आपने डॉक्टर रितु करना है तो वो आपको जहां जिन डॉक्टर से मिलना है वो आपको गाइड कर देंगे। जी जी ठीक, और ओके मैम। अकेला मेडिसिन से भूप सिंह जी ये ठीक नहीं होगा, जी। और आपको इमीडिएटली इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? ओके क्योंकि मैम। वायरस हमारे बस में नहीं है, उसको इनएक्टिव करना ही पड़ेगा जितना टाइमली आप कर सकते हो। और डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी फाइब्रोसिस जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ही है, तो आप जल्दी से जी रिवर्स कर लोगे इसको, ठीक है? जी, ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेरी ले लो डॉक्टर रितु। जी मैम। प्राची। हेलो। जी हेलो। मैम। हाँ जी, ये मेरी मदर को ये फैटी लीवर है, तो ओके। इसका एक सॉल्यूशन है। इसमें उनका जो लीवर साइज है वो है 15.8, हम्म। और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनके एक सेकेंड, ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल जो है 2.55 है, और हाईडीएल है उनका हम्म। 38.5, और यूरिक एसिड 6.9। ठीक है, एज कितनी है आपकी मदर की? उनकी 50+ है। ओके। और उनका वेट कितना है? वेट अराउंड उनका 70 to 80 है, और हाइट? ट्राइग्लिसराइड्स है उनके 308। हाइट कितनी है उनकी? हाइट 5.4। 5'4", ओके। तो प्राची, आपको सबसे पहले तो अपनी मदर का वेट कम करने पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, इनके जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी हाई है, प्लस इनको ओके डाइट के अंदर जीरो ऑयल फूड देना पड़ेगा, ओके ठीक है? एटलीस्ट फॉर 1 मंथ इसको इनको जीरो ऑयल फूड पे डालो। दूसरा स्टेप लिखो, रात का इनका खाना बंद करके उसकी जगह पे इनको वेजिटेबल सूप देना शुरू करो। वेजिटेबल सूप। हाँ। ओके और 12 बजे तक, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट और लंच इनको खाने में दो, और उसमें भी आपने ब्रेकफास्ट में पहले फ्रूट्स देने हैं, फिर खाने को देना है कुछ जो सेकंड मील लेंगे। ऐसे ही लंच में पहले सैलेड लेना है, फिर उसके बाद कुछ खाने को देंगे। ओके इसको आप 10-15 दिन फॉलो करो, और इनमें इम्प्रूवमेंट बताओ कैसा है। बाकी फर्दर कंसल्टेशन के लिए आप डॉक्टर रितु से कनेक्ट कर सकते हो। ओके। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स। 7771037103 1 मिनट, 77 1037 1037 1037। 1037। ओके इसको आप रिजॉल्व करवाओ, और ये तो बड़े आराम से ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, थोड़ा डाइट और इससे ज्यादा फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? ओके। और इसमें आपने ये फैटी लिवर और यूरिक एसिड उनका जैसे 6.9 आया है, तो इसमें हम्म। आपने क्या सॉल्यूशन बताया? इसके लिए तो आपको दालें वगैरह, या अगर वो पनीर वगैरह ये सब खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये एक बार बंद कर दो 10-15 दिनों के लिए। दैट्स इट, इसी से ही बेटर हो जाएगा। नहीं तो गिलोय का काढ़ा ले सकते हो, ठीक है? गिलोय का काढ़ा या गिलोय का जूस ले सकते हो। और आप कहाँ से बात कर रहे हो प्राची? ये मैं दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहे हो? हाँ जी। ओके फाइन। दिल्ली के लिए ना हमारे वहां पे टोटल 14 सेंटर्स हैं, ओके तो वहां पर जहां पे भी आपका इजी होगा आसपास, वहां जाकर के आप एक बार मिल लो। और बाकी एक बार फोन पे डॉक्टर रितु के साथ एक बार ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लो। आपकी मदर से और भी क्वेरीज क्वेश्चन कर लेंगे, और साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो आप शेयर भी कर देना। हाँ जी। मैम, मैं आप एक बार और रिपीट कर सकते हो? आप बिल्कुल ऐसा कीजिए, शुद्धि पर ना, शुद्धि का हमारा लाइव चलता है, उसके ऊपर आप 1 घंटे बाद देखोगे तो आप इसको रिपीट सुन सकते हो प्राची, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, बहुत सारे और पेशेंट्स भी वेटिंग में होते हैं, राइट? ओके प्राची, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी ले लो। जी। नित्यम सिंह जी। सुदेश रानी। राकेश जी। शकील अहमद।
अभिषेक कुमार जी। हाँ, राकेश जी। राकेश जी बोल रहे हैं। जी सर। हाँ जी सर। हाँ मैडम, ऐसा है ना कि वो एलसीए में जो है उसमें 80% ब्लॉकेज बताया गया है। ओके। हाँ, एज एज है मदर का 76 ईयर है। ओके। और उसमें भी थोड़ा ये बताइए, स्क्रोलाइज्ड एआर लिखा हुआ है। ठीक है। तो तो कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट, हम तो कंफ्यूजन में है। देखो डॉक्टर्स ने क्या रिकमेंड किया है, सर्जरी बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं अभी इसमें? डॉक्टर अभी तो देखे हैं तो वो स्टेंटिंग के लिए बोले हैं, डबल वेसल डिजीज बताए हैं तो स्टेंटिंग के लिए बोले हैं डीबीटी में। और मेडिसिन बहुत सारा दिए हैं, हम्म। लेकिन 1 महीना से चल रहा है, फिर भी सेंटर में कभी कभी पेन होता ही है। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा हम्म। और क्या सिम्टम है इनको? और उनको वही डकार बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम डकार आता है। सेंटर में पेन मतलब थोड़ा सा भी चलते हैं 25-30 फीट चलने के बाद हम्म। भी लगने लगता है कि नहीं, भारी हो गया है, पेन हो गया है। तो ओके। डरने के डर में वो जो है हार्ट इनकी अटैक का दवाई जो है 5 खा लेते हैं वो ओके, मुझे ये बताओ चूसने इनकी वाला जो। इनकी वो क्या है, हाइट वेट कितना है? हम्म। हाइट हाइट और इनका वेट 4 फीट 10 इंच की करीब हाइट हुआ। हम्म। वेट हो गया 45। ठीक है। और मुझे बताइए वैसे वीकनेस फील करती हैं ये? हाँ, वीकनेस तो फील करती है बहुत, ठीक है। करती है, और ताकत में इसके मिलता अलावा बीपी है। शुगर थायराइड वगैरह कुछ और डिजीज है इन्हें? बीपी है इनको, इसीलिए मॉर्निंग में भी टेलमी काइंड सी, और इवनिंग में जा करके सेटनिल 10 क्लिनिडिपिन 10 करके वो खाती है। 2 बार बीपी का दवाई खाती है। हम्म। और शुगर? शुगर नहीं है। ओके फाइन। देखो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये वीक बहुत ज्यादा है, हाँ राइट? हाँ। हम्म स्टेंटिंग जो है नॉर्मली डॉक्टर्स इसमें रिकमेंड करते हैं, हम्म बट हम लोग स्टेंटिंग जो है रिकमेंड नहीं करते। हमारा मेन प्रोसीजर यही होता है कि हम इसको हम्म नेचुरली रिवर्स करें। और हम्म रिवर्सल हम्म के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें मैंने आपको बोला, जीरो ऑयल फूड जो है सबसे ज्यादा हेल्प करता है। पर इसमें हाँ हमारे हाँ पास मेल चैलेंज आता है एट्रियल रिगर्जिटेशन का, हाँ हाँ हाँ। राइट? हम्म, वो हाँ। कहीं ना कहीं हमारे लिए मेजर चैलेंज है। बट अगर ये थोड़ा सा बेटर भी हो जाता है तो भी हमारे को इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिल सकते हैं। और अगर इनकी एज की बात करूं, 76 एज है इनकी। यस मैम। हाँ हाँ हाँ। तो 76 76 है, हाँ। 76 एज है। तो जो इनकी कंडीशन है हम्म अभी, हाइट वेट के हिसाब से जितनी वीकनेस है या सारी चीजें हैं, इसमें कोई भी अगर आप इंटरवेंशन हम्म करवाते हो, राइट, तो हो सकता है इतना हम्म फिजिबल ना भी हो। और ये हम्म, ऑलरेडी अभी एलोपैथी मेडिसिन पे डिपेंडेंट भी हैं। तो पहले जो करंट हाँ हाँ। पैरामीटर्स है ना, इसको बेटर करो। कि इनकी ब्लड प्रेशर हम्म 2 बार हम्म गोली खा रहे हैं तो भी बेटर नहीं हम्म हो रहा, है ना? तो मैंने हम्म। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि अगर ओल्ड एज के अंदर अगर हम मेडिसिन भी पेशेंट की चल रही होती है और वो अंडर वेट होते हैं या वेट उनका कम होता है हाँ और हाँ। वीकनेस फील होती है, उस केस में कोई भी इंटरवेंशन कराने के बाद पेशेंट और डिटेरियोरेट कर जाता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। पहले आप इनकी थोड़ी सी जो हेल्थ है उसको बेटर करते हुए और डाइटरी हम्म। चेंजेस करके पहले इस ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए प्लान करेंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। राइट। तो उसके लिए हाँ आपको एक बिल्कुल। कंसल्टेशन चाहिए होगी अलग से। तो आप एक बार डॉक्टर हम्म, से बात करो, हाँ हाँ। वो आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं। हम्म हमारे पास कुछ थेरेपीज भी हम्म हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा थेरेपी भी नहीं करा सकते। थोड़ी बहुत ही थेरेपीज होती हैं पर वो हम्म, बहुत अच्छा काम करती हैं। जिसमें हमारी हृदय बस्ती है, लीच अच्छा अच्छा। थेरेपी है जो कि बड़ा अच्छा काम करती है इसमें। तो नेचुरली रिवर्स भी होती है चीजें। हमारे पास पेशेंट आते तो हैं 2-2 महीने, लीच तीन मतलब तीन महीने हाँ, अभी तो हाँ आपका हाँ ये हाँ। ट्रिपल वेसल डिजीज है। वी तो हैव लाइक ट्रिपल वेसल डिजीज के भी पेशेंट्स आते हैं जिनमें कभी कभी डॉक्टर्स ही हाँ उनको हाँ। रिकमेंड करते हैं कि नहीं अभी कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बहुत वीक है। तो उस केस में भी, वैसे कैल्शियम केसेस भी। स्कोर ज्यादा है इसमें। हाँ जी। कैल्शियम कैल्शियम स्कोर भी ज्यादा है बता रहे थे डॉक्टर, इसीलिए बता रहे हैं इसीलिए कंफ्यूजन। स्क्लेरोसिस है इनको ना, इसीलिए ये हाँ प्रॉब्लम हाँ है। तो हाँ, मेन कैल्शियम। हमें इसीलिए हमें नेचुरल हर्ब से ही इनको ट्रीटमेंट करना चाहिए स्टार्टिंग में। हाँ और हाँ हाँ। पहले इनके जितने भी पैरामीटर हैं उसको स्टेबल करना चाहिए।
राइट। हम्म। तो आप अपनी टेस्ट एक बार भेज दो, हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें बेस्ट होगा, आपको वही हम्म। हम लोग गाइड करेंगे। हाँ वो मैडम देखिए। ठीक है ना, और तो आप दूसरा बात है जो मैडम वो लीच वाले बोले, लीच कहाँ पर वर्क किया जा सकता है इसका, बॉडी में लीच लगा के देखो, ब्लड। लीच को हम एक अगर हम बात करें तो आपके हम्म। लेफ्ट साइड में शोल्डर के पास इस वाले एरिया में जो है हम लोग अप्लाई हाँ कराते हाँ। हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है। अच्छा 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 तो अच्छा। वहां से हाँ क्या हाँ है, हाँ। डायरेक्टली जो लीच का जो सलाइवा है उसके हम्म। अंदर ब्लड थिनर्स होते हैं, वो डायरेक्टली हाँ हाँ आपके हाँ। ब्लड में जो है इन्फ्यूज हो जाते हैं, और वो आपको ब्लड थिनिंग में हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। ठीक है। और हृदय वस्ती मैडम तो हम लोग अभी 10 दिन का थेरेपी लिए थे, हम्म पतंजलि योग पीठ में गए थे, 10 दिन का थेरेपी लेके आए हुए हैं और जीरो ऑयल सब भी फॉलो कर रहे हैं। हम्म हाँ, योगा कर रहे हैं, हृदय बस्ती का 6 to 7 सीटिंग हृदय बस्ती हुआ है, हम्म और ये सारा कुछ हम लोग मैनेज कर रहे हम्म हैं। लेकिन हम लोग वही मॉडरेट पीएच एक है, उसको लेके कंफ्यूजन है, और हम्म एआर में है स्क्लोरोसिस। तो किसके कारण ये हो रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए इसका, प्रॉपर हमको स्पेशल गाइडेंस आप लोग दीजिए तो हम लोग, इसीलिए बोलिएगा तो हम इसी लोग आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले ना एक बार हमें कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर के साथ, जो कि बिल्कुल आपके बिल्कुल। पूरे पैरामीटर्स देखेंगे। मैंने आपको हम्म। वो चीज बताई कि ये चीजें हम लोग इसमें करते हैं और इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा इनके अच्छा। केस के अंदर तो आपको एक बार कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिर्फ हाँ हाँ। कार्डियक स्टेटस नहीं, हमें बाकी और चीजें भी देखनी पड़ेगी कि इनकी बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल। कैसी है, लिवर फंक्शन कैसा है, किडनी फंक्शन कैसा है, एचबी भी हम्म। इतना है कि नहीं कि हम लीच कर भी पाएंगे। हाँ हाँ। सारे पैरामीटर। हेमोग्लोबिन आठ एट हाँ, पॉइंट टू हो गया है। अभी 1 महीना में और घट गया, क्योंकि वो पतंजलि योगपीठ में जो डाइट दी है उससे 2 kg वजन उल्टा घट गया। तो मैं वही बात कह रही हूँ तो कि हर फ्रूट्स का थेरेपी भी डाइट दिए थे। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, अभी भी हमें तो थेरेपीज भी करनी है, सब बहुत देख देख के, सब चीजें देख के करनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं बिल्कुल होगा कि बिल्कुल। मैं आपको बोलूँ कि हाँ आप हाँ। आ जाओ और आके ट्रीटमेंट करा लो। पहले एक बार कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, वी विल सी ऑल द रिपोर्ट्स, और उसमें अगर हमें लगेगा कि नहीं, पहले एक महीना सिर्फ मेडिसिन खाओ, थोड़े बेटर हो जाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ तो पहले आप एक बार कंसल्ट करो, अभी कहीं आने की, ट्रीटमेंट की अभी बात नहीं करते। पहले आप अपने डिजीज के पहले मेन कारण क्या है और क्या क्या फैक्टर्स अभी गड़बड़ है, उस पे काम करते हैं। ठीक है। तो बेस्ट सीनियर डॉक्टर जो मैडम है, आप उनको आज अपॉइंटमेंट हमारा करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, डोंट वरी, मैं करवा देती हूँ डॉक्टर रितु, आप एक बार इनसे कंसल्ट करवा देना। मोबाइल नंबर बताना है क्या? नहीं, आपने ना जो चैट बॉक्स है उसी में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ जी, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी। नेक्स्ट क्वेरी ले लीजिए डॉक्टर रितु। जी मैम। नित्यम सिंह जी। सुदेश रानी। डॉक्टर रितु, एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट का एक टेस्टिमनी एक बार पेशेंट्स को दिखाओ, कि पेशेंट्स ओके को मैम। क्या रिजल्ट आता है, कैसे रहता है, क्या उनको फील होता है ना। जी जी, तो देख रहे हैं एक बार। हाँ जी, किशोर जी। हाँ जी, जी। चलाओ एक बार। मेरे husband Ajit Singh, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਡੀਕੰਪਲਸੇਟਡ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 7 to 8 ਮੰਥਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਵਟ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 to 9 ਟਾਈਮਸ ਰਿੰਗਸ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਗਏ, ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 2 ਟਾਈਮਸ ਰਿੰਗਸ ਪਾਏ। 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ HAM ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ HIM ਅਗੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਯਾਮਿਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਦ ਆਫਟਰ 1.5 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਫਟਰ 1.5 ਈਅਰ ਹਾਫ ਮੰਥ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਨ ਯੈਲੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਨॉर्मल ਲਾਈਫ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਟੂ ਨॉर्मल ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ HIM अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ਦੀ मैंने ਗਾਈਡੈਂस आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आउट ऑफ 10 पेशेंट्स की बात करूं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, और हम आपको उन्हीं से ही हम मोटिवेट होके बोलते हैं कि आप इनको भी देखो कि ये भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग अलग अलग डिजीजेस के ऊपर क्वेरी कर रहे हो, और हम लोग लिवर पे भी बात कर रहे हैं जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि चीजें रिवर्स नहीं हो सकती, चीजें बेटर नहीं हो सकती, पर सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, और क्या आप उसको ठीक करने के लिए भी तैयार हो। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोचो कि दवाइयां दे देंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे, हमने पंचकर्मा करा लिया तो उससे ठीक हो जाएंगे। ये सिर्फ अभी 10 दिन 20 दिन 15 20 दिन की जर्नी नहीं है, ये आपकी जर्नी थोड़ी लंबी चलेगी। इसको अगर आपने रिवर्स ठीक से करना है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई है वो आज से नहीं आई है, उसको 5 साल 10 साल हो गया है। अब जैसे इन्हीं पेशेंट्स की अगर बात करूं मैं, इनके हस्बैंड को जब लिवर सिरोसिस का इनको प्रॉब्लम पता चला तो उसके अंदर इनको इसोफेजियल वेरिसिस की इश्यूज थे, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग हुई और प्रॉब्लम्स आई, तो फिर डॉक्टर ने बैंडिंग करी, छल्ले डाले, तो उसकी वजह से भी जब इनको बेटर भी लगा कुछ, क्योंकि देखो अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उन्होंने कराया पर उसके बाद भी डिजीज हमारी रिवर्स नहीं हुई, तो उन्होंने साइड बाय साइड अगर आयुर्वेद को ऑप्ट किया तो आज उनके हस्बैंड जो है वो ठीक भी हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये एलोपैथी या आयुर्वेदा, अगर आप अपनी बॉडी के लिए सही डिसीजन लेकर के अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई हमने ये ट्रीटमेंट तो इतना कोशिश कर ली पर हुआ कुछ नहीं, बट करना आपको डेफिनेटली अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने हैं, पर आपको पता सब कुछ होना चाहिए कि इस बीमारी के लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और इसमें अगर हम ये चीजें फॉलो करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, राइट? तो इसके साथ ही नेक्स्ट एक क्वेरी ले लेते हैं मैडम। जी मैम। हेलो किशोर जी। हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी। जी सर। हाँ मैम, तो लीवर प्रॉब्लम के बारे में बताना था। जैसे मैं मेरा पचन नहीं होता है, तो खाना खाने के बाद ऐसा पेट फूला फूला सा रहता है, ओके। तो पेट भी बराबर साफ नहीं होता है। कभी कभी एसिडिटी का बहुत ये हो जाता है। शायद वो लीवर प्रॉब्लम है कि क्या है, ऐसा मैंने ये किया था अपना वो टेस्ट दूरबीन अल्ट्रासाउंड, द्वारा जो करते हैं, एंडोस्कोपी किया तो उसमें नॉर्मल एंडोस्कोपी, था। हाँ। अच्छा ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाया आपने? हाँ नहीं, अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड नहीं कराया आपने, सीधा एंडोस्कोपी करा लिया? हाँ, डॉक्टर ने बोला था वो एसिडिटी के बारे में, तो वो किया था। अच्छा ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, कोई स्मोकिंग, कोई टोबैको या ऐसा कुछ लेते हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और नॉनवेज? हाँ, नॉन वेज भी नॉनवेज, नहीं, वेज, ओनली वेज। ओनली वेज। और आप काम क्या करते हैं सर? टेबल वर्क, क्या करते हैं? टेबल वर्क है, गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके ओके ओके, टेबल, टेबल वर्क है। ओके, तो मेनली सिटिंग कितने घंटे का हो जाता है आपका? कम से कम 5 घंटे तो आराम से हो जाते हैं। 5 घंटे पूरे कभी पूरे दिन की बात करूं तो? हाँ, पूरे दिन के, कभी कभी कम ज्यादा थोड़ा 1-2 घंटे हो जाते हैं पूरे दिन के। अच्छा ठीक है, फाइन। तो अभी आपकी एज कितनी है किशोर जी? एज, हाइट, वेट बताओ 30, जरा। 39, 5 फीट 7 इंच। ओके। और वजन कितना है आपका? 70। 70।
ठीक है, आपका वेट थोड़ा अभी ओके है। अगर एसिडिटी वगैरह है तो कहीं ना कहीं डाइट में हो सकता है आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पेशेंट को गाइड भी किया था डाइट में। आप ऐसा करो, 1 या 2 दिन थोड़ा फास्टिंग पे रहो, और 2 दिन के लिए सिर्फ फ्रूट सैलेड, नारियल पानी, नींबू पानी, इनके ऊपर रहो। ठीक है। ठीक। और हाँ। गन्ने का जो जूस है वो पियो, नींबू और पुदीना डाल के। अच्छा। और 2 दिन थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दो, और उसके बाद देखना कि क्या चेंज आया। ठीक है। और उसके बाद भी आपने डीआईपी डाइट फॉलो करनी है। अगर आप चेक करोगे यूट्यूब पे तो बड़े इजीली मिल जाता है, तो वहां से आप देख करके यूज कर सकते हो कि उसको कैसे फॉलो करना है। और मैं जनरली अच्छा। बता देती हूँ, रात को आपने 7 बजे तक मैक्सिमम डिनर अपना कर लेना है। और ब्रेकफास्ट या लंच डिनर जो भी आप करते हो, उससे पहले 1 प्लेट भर के फ्रूट सलाद का जरूर खाना है। अच्छा। और चाय अगर आप लेते हो तो चाय को अवॉइड करो, लिक्विड इंटेक ज्यादा करो। अच्छा। आपका जो डाइट में है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, ये सब ज्यादा ऐड ऑन करो, जूसेस ज्यादा से ज्यादा लो, तो आप बेटर हो सकते हो। राइट। और कुछ इसके अलावा आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। एंडोस्कोपी बहुत लेटर स्टेज में हुआ करवाते हैं, और हाँ। आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, और अपना एलएफटी, सीबीसी, एसआर जरूर करवाइए। ठीक है। और ठीक अगर है। आपको और भी क्वेरीज हैं या कुछ है, तो आप अपना नाम, फोन नंबर आप डाल देना चैट बॉक्स में। तो डॉक्टर रितु आपके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको पूरा प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बना के शेयर कर देंगी कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं। अच्छा। ठीक। ठीक है। वो आप दिखाओ, तब तक जो मैंने बातें बताई हैं आपको, 2-3 दिन इसको फॉलो करो। इफ यू फील कि हाँ मुझे अभी बेटर लग रहा है, तो फिर हम टेस्ट वेस्ट करवा के, और फिर आगे का अगर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा तो ट्रीटमेंट गाइड कर देंगे। और लगेगा कि नहीं आपका डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, तो डाइट चार्ट शेयर कर देंगे आपको, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी। सुदेश रानी, परमिंदर सिंह, पवन कुमार गुप्ता, सीमा सिंह, प्रवीणा, शकील अहमद। हेलो। 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 हाँ जी सर, बताइए। जी पवन। मैम, मैं पवन गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, आवाज आ बोलिए। रही है? आ रही है सर, आ रही है, जी। बताइए। मेरा जी लखनऊ से मैडम मेरा इलाज चल रहा है हिम से। ओके। मुझे लीवर फाइब्रोसिस है मैडम। ठीक है। तो मैं 3 महीने से इलाज कर रहा हूँ आपके यहाँ से। ओके। अभी मैं 30 तारीख को दिखा के आया था आपके यहाँ से। तो ओके। डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव हैं, वो देख रहे हैं मुझे। ओके। तो जॉइंडिस मैडम मेरा जो है पहले कम हो गया था, ओके। 0.88 था। ओके। अभी हफ्ता भर से मेरा 1.4 हो गया है फिर से। ठीक है। तो मैंने वहाँ बात किया था तो उन्होंने कहा कि 1.2 तक नॉर्मल होता है, इतना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंखें मेरी थोड़ी सी पीली लग रही हैं। बीच ठीक में है। नॉर्मल हो गया था। हम्म। तो इसके लिए मैडम क्या करना चाहिए मुझे? और मुझे जो है सोराइसिस भी, उसका भी ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा है आपके यहाँ से। ओके। लीवर सिरोसिस है आपको? नहीं, सिरोसिस नहीं, सोराइसिस। अच्छा, सोराइसिस है आपको। स्किन, हाँ, स्किन और ये प्रॉब्लम है। बिलिरुबिन क्यों और बढ़ गया था आपका? बिलिरुबिन मैडम बढ़ा हुआ है मेरा। ये कब से बढ़ रहा है आपका? ये अभी, इसके पहले मैं दिखा के आया था तब तो नॉर्मल था, हो गया था दवा से। ओके। 0.88 था। अच्छा, और अभी पॉइंट। जो 1 महीने के, हाँ, 1 महीने के बाद मेरा हो गया 1.44। ओके। और जी। सोरियासिस के लिए आपने कोई एलोपैथी मेडिसिन वगैरह खाई हैं पहले? नहीं, एलोपैथी बहुत साल भर पहले लगभग खाई थी, फिर होम्योपैथी खा रहा था मैंने बताया वहां पे, तो उन्होंने कहा उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ही के यहाँ से चल रहा है पूरा ट्रीटमेंट मेरा। ठीक है। अभी सोरियासिस की कंडीशन क्या है आपको? सोरियासिस में इधर आपकी से जब दिखा के आया हूँ अभी 30 तारीख से, तब से तो रिलीफ लग रहा है मुझे, क्योंकि दवा ओके। कुछ चेंज की है उन्होंने। ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो ये मेरा बढ़ा हुआ है बिलोरुबिन, इसके लिए मैं जानकारी करना चाह रहा था। ओके, फाइन। देखो, बिलिरुबिन जी। अगर बढ़ रहा है तो देखो, रिमार्केबल तो है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्यों बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल जी। से आपके टेस्ट एक बार रिपीट होने चाहिए, बाकी भी। ठीक है। हाँ। अल्ट्रासाउंड अभी मैंने वगैरह। मैंने हम्म। हाँ हाँ, अल्ट्रासाउंड तो कराया था, वो नॉर्मल आया, मैंने दिखाया था वहां पे। अच्छा।
तो ठीक है, आप एक जगह से ना हफ्ते बाद फिर से एक बार आप टेस्ट रिपीट करा लेना, कभी लैब में भी वेरिएशंस हो जाती हैं। हाँ नहीं, मैं उसी से कराया हूँ, लाल पैथ से ही कराता हूँ हर बार। ओके। हाँ 3-4 बार करा चुका हूँ, वहीं से कराता हूँ मैं। आपको कोई डाइट में चेंजेस बताए हैं उन्होंने? और डाइट में तो कुछ नहीं बताया जाए, उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, उस समय कोई दिक्कत थी नहीं। आप एक और काम दिक्कत पहले कीजिए, भी मैं नहीं आपको थी। एक पाउडर जी। बता रही हूँ, लिखिए उदर विकार चूर्ण, दिया है उन्होंने। उधर विकार पे, हाँ शायद है इसमें। तो उसकी डोसेज आप 1 TSF BD कर दो। अच्छा 2 टाइम कर दें। हाँ, 2 टाइम कर दो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। ठीक है मैडम, ठीक है, अगर ठीक बढ़ता है, है तो फिर मैं वहीं कंसल्ट करूँ फिर इसके बाद। एक बार कंसल्ट करो और फिर अपना डिटॉक्स का प्लान करवाओ आप वहां पे। अच्छा डिटॉक्स कराना पड़ेगा। हाँ, आप अपना डिटॉक्स का प्लान करा लो एक बार। अच्छा। ठीक है, पर ठीक है एक बार मैम। ये 1 TSF BD डोज ले लो। हाँ। और फिर एक बार हफ्ते बाद फिर से अपना LFT रिपीट करवा लेना। जी जी जी। और एक बार ना अपना नाम फोन नंबर टैग कर दो, डॉक्टर रितु आपसे एक बार बात करके आपकी फाइल मंगवा के भी देख लेते हैं। ठीक है मैडम, मैंने इस पे भेज दिया है मोबाइल नंबर और वो भेज दिया है, नाम लिख के। ओके। ठीक ठीक है। है मैडम, ओके। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हेलो। क्वेरी। हाँ जी मैम, हेलो। बताइए। सीमा हाँ जी सिंह। मैम, मेरे हस्बैंड को ना लीवर फैटी हुआ था 2-3 साल पहले। ओके। और वो दवा वाराणसी से चलाए थे, ओके। एलोपैथी चलाए थे, नहीं सॉरी एलोपैथ नहीं, आयुर्वेदा से चलाए थे। ओके। तो उस टाइम थोड़ा ठीक हुआ, अभी फिर से उनको लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, क्या और प्रॉब्लम हो उन रहा है? जैसे कुछ खाते वाते हैं तो अक्सर पेट में दर्द होने लग रहा है। हम्म। और कुछ खाने पे उनको वोमिटिंग जैसे होता है। ठीक है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको कि वो बता नहीं पाते हैं, गैस बनना, ओके। जलन होना। तो ऐसे हमेशा उनको बने रह रहा है। और बॉडी में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है। ओके। और 1 साल पहले उनको ना बॉडी में रीजन क्या है नहीं पता, पर खुजली होती थी जैसे मच्छर काटते हैं वैसे। हम्म। और खुजली होने के बाद जैसे जल जाता है तो ऐसे छाले जैसे आने के बाद वो बहुत भयंकर खुजली होती थी पूरी बॉडी में जो है। हम्म। काला काला उनका धब्बा बन गया है और अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा है। उसकी अच्छा। दवा भी हाँ आयुर्वेदा लिए थे वहाँ VHU से। हम्म। तो अभी वो ठीक नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो इसके आप कहाँ लिए से बात कर रहे हो, वाराणसी से? वाराणसी से के पास है बलिया, जिला बलिया। अच्छा, ठीक है। जी वहां से बात कर रहे हैं। ओके, आप वैसे ऐसा हम कीजिए, हाँ बोलिए। जी वैसे अब अभी हम कुछ दिन में दिल्ली आने वाले हैं, वहीं रहते ओके। हैं हम। ओके। ओके, फाइन। आप ऐसा कीजिए सीमा मैम, आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन है आपके हस्बैंड की रीसेंट? हाँ है। आप ये टेस्ट ना एक बार शेयर कर दो। हाँ, डॉक्टर रितु, एक बार जी आप जी टेस्ट देख के ना, अगर कुछ और टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो करवा लो इनके। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। डाइट जी वगैरह मैम। आपको हम फोन पे ही सिखा देंगे, वो आपने इनको फॉलो करवानी है। ओके मैम मैम। जो रघुपुर पंखा रोड है ना, हम्म। वहां पे से हम अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट चला रहे हैं। तो ये हम्म। पूछना चाह रहे थे कि वहीं पे इनको भी दिखाएं या क्या करें। हाँ, आप जा सकते हो, पर ट्रीटमेंट वहां करवाओ जहां आगे भी चलता अच्छा। रहे। जी मैम। ठीक है ना? अगर अभी आप जी जी। लेके जा रहे हो तो आप वहां पे डॉक्टर ज्ञान है, आप उनसे मिल सकते हो। ज्ञान। डॉक्टर ज्ञानचंद है ना वहां पर? जी जी जी। हाँ, तो आप उनको भी जा करके दिखा सकते हो। ठीक है मैम। तो ठीक अभी है जो डॉक्टर। रिपोर्ट है वो सारी आप सबको भेज दें। हाँ, एक बार आप रिपोर्ट्स भेज दो, हम देख भी लेते हैं। अगर लगेगा तो हम आपको वहीं भेज देंगे। अदरवाइज जब हाँ। आप दिल्ली जाओगे तो वहां पे भी जा सकते हो। एटलीस्ट डाइट वगैरह ये सब चीजें तो शुरू कीजिए आप इनकी। जी मैम। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेरी। जी। सुदेश रानी। परमिंदर सिंह जी। शकील अहमद। पंकज हेलो। कुमार। हाँ जी सर, बताइए। शकील अहमद। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी मैम। हेलो। हाँ जी सर, शकील बोलिए। अहमद बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। कह रहा हूँ कि मुझे ना वो करीब 10 महीना पहले टाइफाइड हुआ था। उसके टाइफाइड बाद हुआ था, से हाँ जी। हाँ हाँ, तो फिर वो मैंने
हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो पानी वगैरह चढ़ा, हम्म और जो एंटीबायोटिक उन लोगों ने इंजेक्शन वगैरह दिया हम्म तो वो ठीक हुआ। उसके बाद से मेरा जो पेट है ना, जैसे मैं अगर स्टूल पास करूं या यूरिन पास करूं हम्म तो मेरे पेट जो चेस्ट है उसके जस्ट नीचे एकदम लगता है कि ताकत नहीं मिलेगा, एकदम लगेगा कि कुछ है ही नहीं। जब भी स्टूल पास करूं, जब भी यूरिन पास करूं, हम्म और लगेगा कि एकदम ताकत नहीं है, एकदम सुन पड़ जाता हूँ, फिर लेटना पड़ता है मुझे। हम्म उस वक्त मुझे कुछ खाना पड़ता है, खाने का सेंस के मतलब फल वगैरह से कुछ नहीं होता है, रोटी चावल। जब ये खाऊंगा तब 2-3 घंटे बाद एक होम्योपैथ की दवा है, हम्म उसको खाऊंगा तो फिर धीरे 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 आराम मिलेगा। हम्म और उधर वीकनेस बहुत ज्यादा हो गया था, हम्म मतलब चलना मुश्किल था, तो उधर कम वीकनेस है। हम्म घर में चल लेता हूँ, लेकिन वो जो कम्प्लीटली जो वो खालीपन जो है, ताकत नहीं रहता पेट में। यूरिन पास हुआ और स्टूल पास हुआ तो एकदम पेट ये हो जाता है। एज कितनी है बैठने में आपकी? भी बोलेंगे तो एज एज मेरी कितनी है शकील जी? करीब 45 है। हाँ, 27 साल? 45। अच्छा, 45 ईयर्स। ठीक है। 45। 25 या 45? और मेरा वेट भी है 45। ओके, ठीक है। वेट कितना है आपका? और मेरा वेट 40, मेरा वेट उस वक्त 39 था, अभी 35 हो गया 10 महीने में। और लगातार ये चला रहा है, होम्योपैथ की आपने दवा अपना खाता टीबी का हूँ। टेस्ट करवाया? टीबी का करवाया? हाँ, कराया। तो क्या आया वो उसमें? सब ठीक है, वो अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या रिपोर्ट करवाई आपने? रिपोर्ट में एक और ये है कि उसी वक्त से प्लेटलेट्स और WBC PLC अच्छा। जो है वो हम्म फ्लक्चुएट करता रहता है। प्लेटलेट्स 50 आ जाएगा, कभी कभी 70 आ जाएगा, हम्म PLC 2800 आएगा। तो वो प्लेटलेट्स की दवा, फिर पपीते का पत्ता वगैरह जब का जूस वगैरह लेते हैं तो बढ़ता कहाँ है, से फिर बात कर रुकता रहे हो आप रहता शकील जी? है। वाराणसी। वाराणसी, ओके। आपने वाराणसी ही दिखाना है डॉक्टर ज्ञानचंद जी को। और अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो है खाना ना पचना, और ना पचने की वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन भी अच्छे से नहीं मिलता है, और अग्नि मांद्य भी होना, यानी कि खाना पचाने की अग्नि भी कम होती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा डाउटफुल है, कोई वायरल या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। उसके लिए आपके टेस्ट करवाने पड़ेंगे कुछ। अगर आपके पास कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स है ना, तो अभी डॉक्टर रितु नंबर दिखा रही हैं, हाँ, मैंने उस मैंने पे बहुत शेयर सारी कर टेस्ट देना। कराई है हाँ, वो टेस्ट एक जी। बार शेयर कर दीजिए आप ना। ये नंबर और दिखा अभी देते हैं। मुझे 2 महीना पहले यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, हम्म मुझे फीवर आया था। तो उसकी वही 1 आध हफ्ते दवा खाई तो ठीक हुआ, लेकिन अभी फिर यूरिन इन्फेक्शन में ये हुआ अभी दोबारा के। यूरिन पास होने के बाद लास्ट आपके में घर के एकदम एक आसपास आध साफ दो सफाई बूंद रहती है? ब्लड है। साफ सफाई, हाँ, घर के सामने पानी वगैरह है, जमा रहता है। हाँ, तो फिर आसपास साफ सफाई रखवाइए आप अपने घर के। क्योंकि अगर हम्म, ऐसी प्रॉब्लम अगर होती तो है तो अभी बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकती है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इन्फेक्शन के साथ कभी कोई पथरी वगैरह भी हो सकती है। तो आप अपनी रिपोर्टें तो अभी इमरजेंसी में अभी दिखाइए एक बार। हाँ हाँ डॉक्टर हाँ, रितु, आप तो ये अभी केस यूरिन पर्सनली हैंडल करोगे? यस मैम। दवा मैंने खाई तो वो ठीक हो गया, अभी यूरिन अब सही। पर रिपोर्ट हो क्यों वगैरह रहा है कल्चर बार बार? कराया तो हाँ, कल्चर कराया तो सही था। मैं यूरिन वही बात कह रही हूँ ना, होना नहीं चाहिए ना बार बार। मेन मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा वो है, पेट जो ताकत नहीं मिलता है, एकदम देखो, बहुत ज्यादा ताकत वीकनेस नहीं लगता मिलता है। है क्योंकि खाना नहीं पचता है। खाना नहीं पचेगा तो शरीर में ताकत कहाँ से मिलेगा?
और अगर ताकत ही नहीं रहेगा तो इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगी। इम्यूनिटी लो होने की वजह से आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत पुअर है। ठीक है ना? तो तो आपका आपका जो ये स्टूल ट्रीटमेंट है पास वो करना बहुत, और यूरिन पास करने के बाद ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी जो है वो कुछ चीजें रिटेन करके रखती है अपने शरीर में। जब वो बॉडी से रिलीज हो जाती हैं तो बॉडी में वीकनेस फील होती है। ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद में बात करूं तो राजक्षमा के कुछ सिम्टम्स आप दिखा रहे हो, बट हम 100% इसके लिए श्योर नहीं है अनटिल और अनलेस आपके हम टेस्ट ना करा लें और चीजें ना देखें। ठीक है? आप कह रहे हो कि आपका जो टीबी का टेस्ट टेस्ट है में वो जैसे हम नेगेटिव है, तो हम आपका टीबी गोल्ड प्लान करवाएंगे, जी पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, या हो गोल्ड ही सकता है कराया पेट था का मैंने। सीटी भी कराना पड़ सकता है, सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी अल्ट्रासाउंड में सारी चीजें नहीं आती। ठीक है? तो आपने अल्ट्रासाउंड जितनी कभी रिपोर्ट्स डॉक्टर करवाई ने है नहीं उसको लिखा। शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, रिसेंटली उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। कोई दवा से या फिर कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता दूं उससे आपको फायदा नहीं होने वाला। आप पहले अपना डायग्नोसिस अच्छा बनवाइए डॉक्टर से। ठीक है? तो आपने डॉक्टर रितु से ही बात करनी है। मैसेज में @डॉक्टर रितु करके लिख दीजिए, अपना नंबर डाल दीजिए, वो आपको कॉल भी कर लेंगी और उनको रिपोर्ट्स भी सारी शेयर करनी है आपको। ठीक है? ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें? पहले आपका इलाज करने से पहले या प्रॉब्लम ठीक होने से पहले कारण तो ढूंढ लें। कारण ढूंढने पहले उस पे काम करेंगे तो ही इलाज होगा। ठीक है? इलाज की जल्दी मत कीजिए, इसी चक्कर में आप अभी इतने वीक हो गए हो। ठीक है? तो पहले कारण ढूंढेंगे, उसके बाद इलाज पे बात करेंगे। ठीक है? ओके। सो जैसे कि अभी हमने इनकी शकील जी की भी बात सुनी, इनका केस हेलो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर, बताइए। मैम, केतराम बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक बात कर, मैंने दवाई ली थी पहले आपसे बात कर, हाँ जी, हाँ जी। तो 1 महीने की दवाई ली थी। अब मैंने दवाई ले ली, मुझे आराम तो मिला है। हाँ जी। गैस बनना बंद हो गया, लेकिन पेट साफ नहीं होता पूरी तरह। आपको डिटॉक्स के लिए भी बोला था ना, गए थे आप हाँ उधर? जी, डिटॉक्स नहीं करवाया मैंने। करवा लो फिर एक बार। मैडम वो महंगा बता रहा था, एक दिन का 6-7 हजार। कहाँ कहाँ गए थे आप? अलवर। झुंझुनू, अलवर गए थे? अलवर अलवर, हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करती हूँ उनसे। ठीक है? तो वैसे दवाई से आराम तो मिल गया मुझे, फुल मतलब 90-80 50-60-70% आराम है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली एक ये है कि सुबह पेट साफ नहीं होता, बस और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। गैस भी पहले तो बार बार गैस बनती थी, वो भी खत्म हो गई। आपकी बात किससे हो रही थी उस टाइम पे? कौन से डॉक्टर से कनेक्ट कराया था मैंने? गीतिका मैडम से बात हुई थी। नहीं, बात तो मेरे से ही हुई थी, मुझे पता है। पर डॉक्टर हाँ रोहित ने आई थिंक आपसे बात करी होगी ना फोन पे। हाँ जी, वो व्हाट्सएप पे रहते हैं ना जो सर, हाँ 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 डॉक्टर हाँ तो हाँ। उनसे उनसे बात हुई थी। उन्होंने ही मुझे मैंने उनको जांच भेजी थी, जब उन्होंने ही आपको जांच वांच वगैरह डाली थी। वो तो मैंने देख ली थी। मेरे को अभी के लिए ना एक बार पिछली क्या मेडिसिन वगैरह गई हैं, वो मैं देख के आपको बताती हूँ। आपने टेस्ट तो करवा लिए थे ना पिछली बार जो बताए थे? टेस्ट मैंने पूरे करवा के आपको डाल दिए थे, जो 8-10 टेस्ट, 10 टेस्ट, 10-12 टेस्ट बताए थे पूरे, उसमें कुछ नहीं था। मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर एक बार आपसे कनेक्ट करती हूँ। ठीक है? ठीक है मैडम, कब तक वेट करूँ जैसे? आप मुझे बताओ, वैसे खाने पीने में फ्रूट सैलेड वगैरह खा रहे हो आप? हाँ, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी, मतलब चलिए दूध वगैरह तो आपने बंद किया था कि दूध वाली कोई चीज़ नहीं खानी। पपीता वगैरह खा रहे हो? हाँ पपीता, ये मौसमी का जूस वगैरह, ये हम्म। अनार, ये चीज़ तो खा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं एक बार आपका केस दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ, देख के फिर मैं आपको कॉल बैक हाँ कराती हूँ। मुझे ठीक है? आराम तो मिला है, लेकिन अब मुझे ऐसी वो दवा चाहिए थोड़ी जो शरीर में ताकत बने, और थोड़ा बड़े हम्म। लीवर में थोड़ा और वो हो जाए। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे करके रिकवरी होगी। ऐसे नहीं सोचना कि भाई ये एक ही बार में अगर हमें 80-90% रिजल्ट आ गया है तो वो ऐसे ही रहेगा, ये अप डाउन भी होता रहता है। ठीक है? और खाने पीने ठीक है। में परहेज जैसा बताया था उसको करते रहना। मैं एक बार दोबारा से आपका सारा केस रिवाइज करके थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐड ऑन करना है वो मैं ऐड ऑन करके आपको बताती हूँ। ठीक है?
और ठीक है मैडम। पपीता खाना शुरू करो, गन्ने का रस वगैरह पीना शुरू करो। आपके तो मिलता है पपीता वहां सुबह पे। खा सकते हैं? मैडम मिलता है हमारे तो गांव में यहाँ पे ही। हाँ तो जैसे पपीता कब खा सकते हैं? सुबह खाली पेट? जैसे जब मन करे तब खा लो। गर्मी मैडम, एक पेट में गर्मी ज्यादा रहती है। पपीते से गर्मी कहाँ होती है? नहीं वैसे है पहले से ही, मतलब शरीर इतना गर्म जलता है। वैसे फीवर भी नहीं रहता, लेकिन किसी का जैसे हाथ बढ़ाते हैं तो वो समझते हैं कि यार आपके फीवर हो रहा है क्या। ये आप सिस्टम एक होता काम है। करो, आप एक काम करो, अ, बेल का शरबत मिलता है आपके वहां? बेल हाँ तो मिल जी। जाती होगी। हाँ बेल की बेल शरबत बेल। में ना गोंद कतीरा डाल के खाना शुरू करो। सुबह? हाँ, दिन में 2-3 बार ले सकते हो। बेल का तीरा में गोंद डालकर? हाँ, गोंद गोंद डालकर मैम, वो आती है ना, क्या गोंद बोलते हैं कतीरा, उसको? गोंद कतीरा होता है ना, रात को भिगोते हैं, फूल जाता है इतना सारा सवेरे। हाँ जी, गोंद कतीरा और वो बेल का वो, बेल का बेल का वो, शरबत। हाँ, गुद्दा बेल। जो आता है उसका शरबत बना के देते हैं ना, हाँ जी। उसके अंदर गोंद कतीरा डाल के खाओ। सुबह है ना, शाम को भिजो कर दोनों चीजों को? हाँ, सुबह दोपहर तो जरूर खाओ, गर्मी बहुत तेज होती है उधर ना। हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा तेज। और आपने क्या करना है, चंदन होता है ना, चंदन, हाँ जी। चंदन का लेप करना है बॉडी पे, पूरी पे? पूरी पे। ठीक है मैडम। जैसे जैसे नहाते हैं ना, तो हाँ आपने जी। क्या करना है, थोड़ा सा चंदन लेना है, उसमें गुलाब जल मिला के नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगा लेना है। हाँ जी। ठीक है, उसको 10 मिनट बाद फिर उतार लेना है। चंदन और इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो उसके अंदर, इलायची सौंफ, इनका पाउडर मिक्स करके, और और पूरे इसको, शरीर के लेप कर देते हैं? हाँ, पूरे बॉडी पे उसको लेप करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसको रब करके उतार देना। 5 मिनट लगाए और उसको हटा दे, फिर दोबारा नहाए थोड़ी? नहाना है, पानी डाल लो ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी? दोबारा भी डाल सकते हो। ठीक है मैडम। इसे कहते हैं हर्बल स्क्रबिंग करना। पुराने टाइम में जब साबुन नहीं हुआ करते थे तब किससे नहाते थे? ऐसे ही नहाते थे मैडम। तो फिर अब क्यों छोड़ दिया? अब तो जमाना ही अलग आ गया है ना, पहले अलग टाइम था, अब अलग है। आपके लिए पुराना जमाना ही अच्छा है, ठीक है, इसको फॉलो ठीक है करो। मैडम। बर्तन भी पहले राख से धो लिया करते थे, हाथ मिट्टी से धो लिया करते थे, है ना? हाँ जी। तो अभी आप चंदन, इलायची का पाउडर और सौंफ, ये ना ठंडा होता है, कुछ लोगों की तासीर गर्म ही होती है, इंटरनली पित्त बढ़ा होता है। और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पित्त हाई होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ जी। हाँ जी। और गर्मी वो पड़ती है आपके वहां, है ना? तो हाँ गर्मी, अब इस टाइम 48 डिग्री सेल्सियस वो है वो तापमान। 48 डिग्री में शरीर नहीं तपेगा तो और क्या होगा, है ना? पर इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज क्या हो सकता है? मैंने आपको बोला चंदन ठंडा होता है, उसको बॉडी पे लगा सकते हो, ठीक है, कपूर का तेल बॉडी के ऊपर लगा सकते हो, वो भी आपको कूलिंग देगा। पर कभी कभी ना, ये ठंडे तेल लगाने से शरीर में ना रूखापन भी आ जाता है, हाँ मैम। तो घी भी खाते रहना थोड़ा थोड़ा साथ में। नहीं घी तो खाते रहते हैं रोटियों के साथ, दूध वगैरह दूध खा दूध से बेटर घी बनती है, है, घी दूध खा लेते ही सकते मतलब हो। गैस शुरू हो जाती है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, घी खाओ, चूरी बना के खा सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है मैडम। तो ये आपका वहां का देसी फूड है, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होता है गर्मियों में भी। आपको बॉडी में ठंडक के लिए गुड़ वगैरह डाल के आप इसको बना के खा सकते हो, ताकि पाचन भी अच्छा रहेगा, पेट भी अच्छे से साफ होगा, गोंद कतीरा अच्छा रहता है, और बॉडी पे हर्बल स्क्रबिंग बहुत अच्छा रिजल्ट देती है अलग अलग डिजीजेस के लिए। अब जैसे बॉडी में आपको हीट होती है तो चंदन, इलायची का पाउडर या फिर सौंफ का पाउडर बड़ा अच्छा काम करेगा ये, ठीक है। तीनों एक जगह मिला सकते हैं, एक एक कई करे मैम? एक साथ इकट्ठा मिला लो, चंदन थोड़ा ज्यादा मिला लो, इलायची थोड़ी कम मिला लो, महंगी होती है ना, पाउडर इतना कैसे इलायची और बनाओगे? वो सौंफ का है ना? हाँ, सौंफ डाल लो, सौंफ ठंडी होती है, वो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। फिर उसको मैं मिलाकर उसमें कोई ऑयल मिलाना है या उससे ही लगा ले उसको? ऑयल मिलाना है तो ऑयल मिला दो, नहीं तो कोई भी फ्रूट मिलता है अगर आसपास, पपीते का गुदा सा बना के मिक्स कर लो, ताकि ज्यादा क्वांटिटी में बन जाए, और बॉडी पे लगा के 5 मिनट छोड़ के ऊपर पानी डाल लो, ठीक है मैम। ठीक है। तो आप ठीक है। ये नहा सकते हो, साबुन कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दो, ऐसा कर खाना सकते हो। पीने में क्या क्या खा सकते हैं? खाने पीने में तो सब जैसे नॉर्मल आपको बताया वही खाना है, बस ये ऐड ऑन करो जो मैंने बोला, गन्ने का रस, पुदीना और नींबू डाल के, और गोंद कतीरा और बेल का शरबत, ये स्टार्ट कर दो। ठीक है मैम।
और जब धूप में जाना है सर के ऊपर थोड़ा गीला कपड़ा रख के जाना। ठीक है जी। बस इसको फॉलो करो, थोड़ा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लिए पेशेंट के, और पेशेंट्स को रिजल्ट भी मिले हैं। और चेतराम जी, थैंक यू सो मच, पिछले वेबिनार में आप मिले थे, बहुत गुस्सा थे, और आज आप ठीक हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि आज के बाद भी आप अच्छा रिजल्ट आगे भी आपको मिलेगा। और बाकी भी पेशेंट जितने भी हैं, हम ये चाहते हैं कि आप नेचुरली खुद से ठीक हो। बट एक चीज मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगी, पेशेंट को ना पेशेंस रखना चाहिए। वो पेशेंस कब आएगा? अगर आप पहले अपनी बीमारी को जानोगे, बीमारी को ठीक करने का तरीका जाने हुए, और उसके लिए पेशेंस रख के फिर उस पर काम करोगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। आज का जो हमारा लिवर का जो सेशन था, जिसमें हमने लिवर रिलेटेड बातें करी, कुछ डिजीजेस के बारे में बात करी, और उससे होने वाले और क्या क्या प्रॉब्लम्स, जैसे कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे जो कि होते हैं, और उसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, उस पर भी काम किया। और सिर्फ लीवर ही नहीं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके साथ हमारी जीना सीखो में लीवर सबसे प्रायोरिटी पे होता है, पहले हम उसे ही ठीक करते हैं। तो अगर आपको और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज मैं डिस्कस नहीं कर पाई या फिर हम बात नहीं कर पाए, तो आप व्हाट्सएप पे, सॉरी, ये जो आपका जो चैट बॉक्स है उस पे आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, आप और अपनी प्रॉब्लम आप वो लिख सकते हो, और वहां से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको कनेक्ट कर लेंगे, आपसे बात करेंगे, और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम आपको देंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट थर्सडे को फिर से मिलेंगे सुबह 11 बजे, और आई होप के और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैं कवर करूं। और आप लोग जब ज्वाइन करते हो ना, तो आप ना अपनी डिजीजेस पहले से लिख दिया करो, उस पे टाइप कर दिया करो कि इसके बारे में बताना। अब ड्यूरिंग ना आपसे बात करते करते चैट में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और पेशेंट्स भी बहुत वेटिंग होते हैं, अभी भी हैं वेटिंग। तो आप पहले ही लिख दिया करो, तो मैं उसके बारे में स्टार्टिंग से ही बताना शुरू कर दूंगी कि भाई हमें इसने ये क्वेश्चन पूछा था और सारा ऐसा। क्योंकि वेबिनार में बुकिंग तो आप पहले ही कर लेते हो, 1-2 दिन पहले, तो आप उस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम लिख दिया करो, और वो प्रॉब्लम पहले ही हमारे पास आ जाएगी, तो मैं पहले से ही आपका क्वेरी स्टार्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सब जल्दी से ठीक हो जाएं। और अगर आपकी प्रॉब्लम का कॉज नहीं मिल रहा, मतलब कारण नहीं मिल रहा, तो वो भी फटाफट से मिल जाए, और जल्दी से उसको हम रेजोल्यूशन दे करके आपको हेल्दी रखें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।